मैं हम अगला पॉइंट देख रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जी वैल्यू जो स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका दूसरा नाम है उसको अर्थ ग्रेविटी भी बोलते हैं, उसको अर्थ ग्रेविटी भी बोलते हैं, राइट। और अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑन द सरफेस इट इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर। जैसा जैसा अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे वैसे जी की वैल्यू कम कम होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसा वैसा कम कम होती है। अब इसके जो फॉर्मूले, इसके जो पूरे डेरिवेशन है, वहाँ पर डेरिवेशन आएगा, सारे डेरिवेशन अपन देखने वाले है ना, बाद में देखेंगे जी की वैल्यू कैसी रहती, किधर कैसी रहती, सरफेस पे कितनी, आजू बाजू कितनी, ऊपर कितनी, नीचे कितनी है ना, एकदम बाहर कितनी वगैरह सारी चीजें अपन देखेंगे, राइट। वो देखकर अपन पढ़ेंगे आगे। बट वी हैव ए और ऑब्जेक्ट अपॉन ए अपॉन मून ऐसे 360, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब अभी एक और एक कंसेप्ट ले रहे हो, ऑब्जेक्ट का रखे अर्थ के ऊपर रखे एक, और एक ऑब्जेक्ट एक दूसरा का रखे मून। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है छोटा मोटा, और ये कोई भी मून ऑब्जेक्ट है, इसका रेशियो निकाल रहे हो। तो एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑन मून, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट सरफेस पे कितना है अपने को मालूम है, कितना है 9.8, और मून का कितना है 0.027, तो इसका आंसर कितना आ रहा 3600 रेशियो। तो ये अगर एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो डिस्टेंस ये कितना है, डिस्टेंस डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन अगर सेम है तो डिस्टेंस का भी रेशियो आना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है अपने को मालूम है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, रेडियस घूमने वाला चक्कर मारने वाला ये डिस्टेंस, इसको आर लिया ना अपन ने, सेंटर से मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर पे आर लिया हुआ है, वो कितना है 3.85 लिखे अपन ने। और अर्थ अर्थ की ये कितना है, ये भी अभी नया आ गया देखो, ये कितना है, ये देखो ये वाला अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस को कैपिटल आर दिखाया जाता है, ये अर्थ की रेडियस है, ये भी याद रखने का। दिस इज 6378, तो इसको इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो 60 आता है, ये 3600 आ गया। तो देखो ये 60 आया, तो इसका मतलब इसमें क्या रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन देखते हैं, राइट। इसमें क्या बता रहे हो, दो दो मून का लेकर ऑब्जेक्ट का और मून का रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया मून और ऑब्जेक्ट का, और डिस्टेंस का भी रेशियो कैलकुलेट किया मून और ऑब्जेक्ट का। तो एक्सेलरेशन का रेशियो कितना है 3600। एमसीक्यू है कि नहीं है? अरे एमसीक्यू है कि नहीं है? एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मून एंड ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन दी अर्थ सरफेस इज, और फिर चार चार जवाब उधर लिए 3600, 360, 60 और 0, 9.8 ऐसा कुछ तो दे दिया है ना। एमसीक्यू है क्या? एमसीक्यू ये 60 का भी एमसीक्यू है, राइट। सो ये तुमको याद थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज दस फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशंस वी गेट, क्या है इसका स्क्वायर है, रेशियो का, एक्सेलरेशन का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो, एक्सेलरेशन का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो। पहले आपने एक्सेलरेशन का रेशियो लिखे, डिस्टेंस का रेशियो लिखे, तो डिस्टेंस का रेशियो का स्क्वायर है, देखो है ना। नाउ this is square of this, right? Acceleration is square of this, acceleration ratio is square of distance square। ये अच्छा एक फॉर्मूला है वापस, है ना, ये फॉर्मूला है, इसके बहुत सारे फिर अगर फिर क्या है, चार चीजें हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस मून ये वगैरह, तो कोई भी तीन चीजें मालूम है तो चौथी चीज निकाल जा सकती है, राइट। Right. Now Newton therefore concluded that the acceleration on the object towards the earth is inversely proportional to square of distance acceleration। ये देखो डिस्टेंस मून और ये आर स्क्वायर आ रहा ना, ये तो रेशियो लेंगे तो क्या बचेगा, आर ही बचेगा। ये रेशियो लेंगे तो भी मून का देखो, ये मैं बोला ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, तो ये जो ऊपर जाएगा, ऊपर जाना मतलब आर डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसी का भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज, न्यूटन ने बोला एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ द अर्थ। सो एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ए की कीमत इधर डाली, ए की कीमत क्या है 1/r²। अपने को न्यूटन लॉ मालूम है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ए की कीमत डाली तो क्या आएंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। अब इसको भी वापस अपन अच्छे से लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अर्थ, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, जितना एक है ना, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, अगर मैं इधर खड़ा हूं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ मेरे ऊपर जितना फोर्स लगाएगी, अर्थ मेरे ऊपर जितना फोर्स लगाएगी, न्यूटन लॉ थर्ड लॉ बोलता एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना मैं भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट विल आल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन द अर्थ, राइट। तो ऑब्जेक्ट विल आल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन अर्थ। तो ऑब्जेक्ट कितना करेगा, ये एक हुआ, एक
कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, अर्थ किसके ऊपर कर रही, ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक फोर्स हुआ। और ये कौन सा फोर्स, और ये कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा, अर्थ के ऊपर, ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा था, दो फोर्स अपन ने कैलकुलेट किए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट। सो F is equal to mr, m F is directly proportional to m upon r square, m is capital M is mass of earth, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। देखो ये पूरा लिखना पड़ेगा, देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल आर, डिस्टेंस आर, है ना। ये क्या लिख रहे हैं, सिंबल भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये दोनों हो गया, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आया, बराबर ना, फोर्स ऑफ बॉडी ड्यू टू मास हैज बीन इक्वल फोर्स ऑन द, ये हो गया, राइट। नाउ लेट अस सी, अब ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ को प्रूव कर रहे हैं। ये दोनों आया, उसके बाद में ये किया, दोनों को कंबाइन किए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन r स्क्वायर, दोनों m ज्वाइन हो जाएंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर दिए, F इज इक्वल टू, ये जनरलाइज इक्वेशन हो गया, राइट। आगे सो ये इन लॉ आ गया। फिर अब ये जो इक्वेशन लिखी इसको सेंटेंस में लिख दिया। फिजिक्स में अपने को, मैंने ये भी बोला कल, इक्वेशन को सेंटेंस में लिख के आना चाहिए, तो अपना फिजिक्स आ गया। ये जो है ना, ये लिखेंगे अभी, every particle of matter attracts every other particle of matter with the force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। देखो ये हिस्सा, ये mm क्या है, ये यहाँ से आया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और ये आर स्क्वायर मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। अब ये ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, समझ में आ गया कि देखो ये, राइट, यहां से यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर मासेस। एक पार्ट समझ में आया, mm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, उल्टा अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देम तक समझ में आ गया। अब ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, हर एक चीज जो मैटर है वो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है। कोई भी, जैसे तुम्हारे सामने अभी मोबाइल रखा हुआ, मोबाइल तुमको अट्रैक्ट कर रहा है और तुम मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहे है ना। पिलो रखा हुआ, पिलो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप पिलो को अट्रैक्ट कर रहे, पेन रखा हुआ, पेन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप पेन को अट्रैक्ट कर रहे, अर्थ मेरे को अट्रैक्ट करी, मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं। पर फर्क क्या पड़ेगा, जिसमें एम ज्यादा रहेगा, जिसका मास ज्यादा, वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा वाला छोटा वाला जो कम मास वाला है वो क्या करेगा अट्रैक्ट होता जाएगा। एक दूसरा मल्टीप्लीकेशन है, अगर दोनों भी अगर छोटे रहेंगे तो फोर्स क्या रहेगा, बिल्कुल निग्लिजिबल रहेगा। तो पेन जो मेरे सामने रखा हुआ है, मोबाइल मेरे जो सामने रखा हुआ है, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों का मास का मल्टीप्लीकेशन एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, अर्थ के मास से बहुत कम है, तो अर्थ का मास ज्यादा काम कर रहा है। अगर मैं अर्थ के मास में नहीं रहूंगा, अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर चला जाऊंगा, तो फिर वो पेन भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसा कहा होता वेटलेसनेस, कहाँ पे, ये सैटेलाइट में होता, बराबर ना। एस्ट्रोनॉट इसको क्या करते, एस्ट्रोनॉट इसको फील करते, राइट। मैं वापस बोल रहा हूँ, एवरी मैटर, एवरी ऑब्जेक्ट और मैटर, इट अट्रैक्ट्स एवरी अदर मैटर और ऑब्जेक्ट। सिर्फ फर्क क्या है, ये दोनों जो है छोटा मास होने की वजह से एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, बहुत कम, तो उसमें इसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। नहीं तो क्या होता है, वो रजनीकांत का नहीं कि वो ये आया था पिक्चर, तो ऐसा खड़ा रहता था तो सारी चीजें उसकी तरफ ऐसा नहीं कि चिपक जाती थी उसको। मैंने देखा था कहीं तो भी, मेरे को टीवी कहीं तो भी चालू था तो मैंने देखा था वो एक ऐसा, वो खड़ा रहता तो सारे कंप्यूटर कुर्सी ये वो सारे गन सारे आके उसको अट्रैक्ट हो जाते, तो ऐसा हुआ होता। मैंने, मैं अभी समझो बोला मुझे चल रहा है ऐसा रास्ते पे, तो सब चीज नहीं क्या, पत्थर पेन कब ये सारे अट्रैक्ट होते मुझ की तरफ और उसको चिपक जाने, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसलिए वो चीजें अट्रैक्ट नहीं होती, पर जरूर है। सो इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल लॉ का स्टेटमेंट क्या बनता है, यूनिवर्सल लॉ की डेफिनेशन क्या बनती, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स, फोर्स कितना है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पहले स्टेटमेंट लिखने का, अब ये भी क्या है, डेरिवेशन है, तो पहले डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखने का, बाद में फिगर निकालने की, फिगर कोई भी ऐसे समझ के फिगर नहीं,
निकालने की, बराबर। ये आर, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, है ना, और फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे एक फिगर निकालने की, बराबर, राइट। हाँ हो गया। उसके बाद में ये फिगर हो गया, उसके बाद में क्या लिखने का, पहला स्टेटमेंट क्या लिखने का, ये वाला, है ना, आपको मालूम है अभी पहला स्टेटमेंट क्या लिखने का, दूसरा क्या लिखने का। यहाँ से शुरू करने का, कहाँ से शुरू करने का, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से शुरू करने का। अर्थ इज इनवर्सली, क्या कहा गया, एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट, यहाँ से, acceleration on object toward the earth is inversely proportional to square of distance of object from the center of the earth. Therefore ये sentence लिखे, therefore ये आ गया, therefore ये equation number 1. Then from Newton's second law, F is equal to ma, equation number 2, substituting equation 2 in 1, so F is directly, substituting equation 1 in 2, so F is directly proportional to 1 upon r square, equation number 3. अब ये हो गया कौन सा, अर्थ exerted force on object. Similarly, object also exert force on earth. Therefore, this F is equal to equation number ये, combining equation so and so, है ना, ये आपको लिखना है, होमवर्क देने वाला हूँ। combining equation so and so हो गया, ये combine equation कर दिए, वो लिख दिया, उसके बाद में equation बन गया F is equal to equation number so and so. This is called as क्या है, this is called as universal law of gravitation. इसको बॉक्स बना दिए, है ना, इसको बॉक्स बनाए, और this is called as universal law of gravitation. क्या क्वेश्चन आ गया, फाइंड द derive an explanation for universal law of gravitation. Question, find the universal law of gravitation, obtain an expression for universal law of gravitation. हाँ, इसके सारों का जवाब ये है। ये लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकेंगे क्या, नहीं लिख सकेंगे, लिखना आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा बोलो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन लिख के ये प्रूफ लिख सकते क्या, एंट्रीज करके बोलो, लिख सकते क्या, एक ही लिख सकते, बाकी नहीं लिख सकते, लिख सकते क्या है। वेरी गुड, ये आपका होमवर्क है, राइट, ये आपका होमवर्क है, छोटा छोटा होमवर्क, छोटा छोटा होमवर्क है, ज्यादा नहीं, फिजिक्स में ज्यादा है ना। अब इसके जो लॉ, इसके जो बाकी जो फॉर्मूला है, ये वापस ये नहीं कि क्या आ गया अपना वेक्टर वगैरह, ये आप इंशाल्लाह कल 8 बजे देखिए, ठीक है ना। फिजिक्स को अगर 2 घंटे पढ़ाई करेंगे तो बच्चे चक्कर आके गिर जाएंगे, नहीं अभी नहीं, बाद में फिर 2-3 घंटे की पढ़ाई होंगी अपनी। फिर ये देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके न्यूमेरिकल से, फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। जो भी एक एक 2-2 पॉइंट जितना भी होगा 2-3 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन बहुत हो गया तो 5 दिन लगते हैं एक चैप्टर खत्म होने को फिजिक्स के, पर अभी ये पहला है तो अपने को 8 दिन लगेंगे, ऐसा समझो। एक महीने में मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक मैं ये 11th का सिलेबस पूरा खत्म करने वाला हूँ, मैथ्स और फिजिक्स दोनों, बहुत हो गया तो 11, बहुत ज्यादा से ज्यादा नवंबर, ठीक है ना। ओके, अभी रुकते हैं। अभी ये मैंने जो सारा पढ़ा है, ये मैं आपको यूट्यूब पे अपने वीडियो पे अपना चैनल पे डाल दूंगा, वो भी देखो, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप देखो और पढ़ो, ठीक है। और अरुबा, आप मेरे को कॉल करो, आप जो बोल रहे थे उसमें बात करेंगे थोड़ा सा, आपकी मैंने वो चार्ट पढ़ा, और जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप सॉल्व करेंगे, चलो इंशाल्लाह, तो मेरे को कॉल करो, ठीक है।